नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं फिर से एक बार इजराइल, फलस्तीन और उसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में इजराइल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। ट्रंप तो खुलेआम कह ही रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, जितना वो इजराइल के साथ हैं, जितना उन्होंने इजराइलियों के लिए किया है उतना कोई कर ही नहीं सकता है। ये बात वो बार बार खुल के कह चुके हैं और उसका एक कारण है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये भी हाल में आया हुआ, एक आध दिन पहले आया हुआ सर्वे है। ये सर्वे दो चीजें बताता है। एक तो ये बताता है कि जो यंग अमेरिकन हैं, जो बिल्कुल युवा अमेरिकन हैं, उनके बीच में फलस्तीन को लेकर समर्थन जो है वो जबरदस्त बढ़ा है। 33% यंग लोग जो हैं वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जबकि केवल 14% यंग लोग ऐसे हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े हैं। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो नई पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया देखती है, जो समाचार पढ़ती है, जो टिकटॉक पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, वो असलियत अच्छी तरह से जानती है और वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है, यानी अमेरिका बदल रहा है। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है और खास तौर पर ट्रंप की पार्टी के जो समर्थक हैं वो इजराइल के साथ हैं, वो भी इस डेटा में बहुत क्लियर दिख रहा है। तो जाहिर है अपने समर्थकों के हिसाब से ट्रंप वही बोल रहा है जो उसको बोलना चाहिए। लेकिन कमला हैरिस का मामला बड़ा उल्टा है। अब कमला हैरिस के जो समर्थक हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अमेरिका की इजराइल को लगातार हथियार और पैसा देने और बचाने की जो नीति है उसके खिलाफ है। लेकिन वहीं जो पैसा आता है उनके पास भी, वो भी आप जानते हैं इजरायली सोर्सेज से ही आता है। आईपीएस उनको पैसे दे रही है, लगातार पैसे दे रही है। वो सब मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं। तो आगे पीछे घूम रही हैं। कल लंबा एक भाषण दिया, उस भाषण में एक जगह वो ये कहती हैं कि अब गजा में युद्ध रुकना चाहिए, शांति का समय है, डेमोक्रेसी का समय है, युद्ध नहीं होना चाहिए। ये भूल जाती हैं कि गजा में जो बम गिर रहे हैं वो आसमान से नहीं आए हैं, वो अमेरिका ने दिए हैं। ये भूल जाती हैं कि अभी 20 मिलियन के आसपास जो दिया गया है वो हथियारों के लिए दिया गया है और वही हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं गजा के अंदर। वो भूल जाती हैं इस बात को कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब बार बार सीज फायर का प्रस्ताव आ रहा था तो उसको रोकने वाला कोई और नहीं, अमेरिका खुद था। वो भूल जाती हैं कि उनकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, और वो खुद लगातार इजराइल को सपोर्ट करती रही हैं और भूलती भी नहीं है। इसी भाषण में आगे वो कहती हैं मैं इजराइल की सबसे अच्छी दोस्त हूं, इजराइल का जो सेल्फ डिफेंस का राइट है मैं उसके समर्थक हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी उनकी हालत ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम जैसी हो गई है। ना तो वो इजराइल के साथ खुल के खड़ी हो पा रही हैं, ना ही वो फलस्तीन के साथ खुल के खड़ी हो पा रही हैं। और लोग जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जो भी बोले वो उनका पूरा इतिहास और उनकी पार्टी का पूरा रोल जो है वो बताता है कि वो इजराइल के साथ ही खड़े होंगे। यही तो वजह है कि जब ईरान के हमले की बात आई है तो अमेरिका एक तरफ ईरान के ऊपर यह दबाव बना रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया या अगर ईरान ने लड़ाई छेड़ी तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाकर पूरी दुनिया में उसको अकेला कर देंगे। अब वो दिन हवा हो गए जब नवाब साहब फाख्ते उड़ाते थे। अमेरिका के सैंक्शन करने का ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पहले से भी ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला देश बन गया है क्योंकि उसके खरीदार हैं चाइना, रशिया और इस तरह के मुल्क। यानी ये जो सैंक्शन की आप बात कर रहे हो, आप सैंक्शन लगा दोगे तो ईरान से माल खरीदेगा चाइना, ईरान से माल खरीदेगा रशिया, और वो सारे मुल्क जिनको सस्ता तेल चाहिए होगा। रशिया के साथ भी यही हुआ था। रशिया के ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिया लेकिन वहां से तेल इंडिया ने खरीदा, बाकी सारे मुल्कों ने खरीदा, और अब यह हालत है कि वहां से सस्ता तेल ना खरीद पाने की वजह से जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों की इकॉनमी खस्ता हो गई है। तो अमेरिका एक तो यह धमकी दे रहा है और दूसरे अमेरिका ने अपने हथियार खाड़ी के अंदर भेजे हुए हैं कि ईरान अगर हमला करता है तो वो इजराइल की मदद करेगा। ऐसे में जो ट्रूस का नाटक चल रहा है, जंगबंदी पर बातचीत का नाटक चल रहा है, उसका कोई खास मतलब नहीं है। वो सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए और इजराइल को गजा में खुली लूट की छूट देने के लिए है। अब उस ट्रूस के बारे में बात करूंगा, जंगबंदी के बारे में बात करूंगा, लेकिन स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको गौर से देखिए। यह वीडियो बताता है कि गजा में इजराइल और अमेरिका का इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्यों अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह से गजा के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। यह वीडियो बताता है कि गजा के भीतर
453 बिलियन, 453 बिलियन डॉलर की कीमत की नेचुरल गैस है और इसके अलावा 171 बिलियन का ऑयल है, उसके अंदर तेल है। और सिर्फ यही नहीं है, वहां से आराम से मेडिटेरियन सी के थ्रू रास्ता जोड़ा जा सकता है और इसलिए वो अमेरिका और इजराइल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी इजराइल उस पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए जंगबंदी की पूरी बात चल रही है, जो युद्ध रोकने की, सीज फायर की पूरी बात चल रही है। हमास का कहना है कि इजराइल उसमें सीज फायर चाहता ही नहीं है, केवल वो बातें कर रहा है। अब उसकी शर्तें आप देख लीजिए। नेतन्याहू साहब कहते हैं कि वहां पर हमारी ट्रूप जरूर रहेगी, हमारी सेना गजा के अंदर जरूर रहेगी। हमास की शर्त है कि आपको सेना हटानी पड़ेगी। अगर आपकी सेना वहां पर रहेगी तो काहे की जंगबंदी, कभी भी वो हमला कर सकती है। और आपकी सेना क्या करती है यह फलस्तीनियों से बेहतर कोई नहीं जानता, जो पिछले 70 सालों से आपका और आपकी सेना का जुल्म झेल रहे हैं। आप देखिए, कहा गया कि गजा और रफा वाली जो लाइन है इजिप्ट के साथ जो बनता है, उसका सीमा उसकी बनती है, यह कहा गया ठीक है वहां पर इंटरनेशनल आर्मी लगा देते हैं, मल्टीनेशनल आर्मी लगा देते हैं, कई देशों की आर्मी रहेगी। इजराइल इस पर भी राजी नहीं है। इजराइल चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी आर्मी हो, क्योंकि मल्टीनेशनल आर्मी होगी तो वो इजराइल की मर्जी से काम नहीं करेगी, इजराइल की लूट में और इजराइल की गुंडागर्दी में उसका साथ नहीं देगी। इसलिए वहां भी उसको अपनी सेना चाहिए। फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है वहां भी उसको अपनी सेना चाहिए। और यह सब जंगबंदी की बात करते हुए वो रोज बमबारी कर रहा है। अभी की खबर है कि बेतलाहिया में उसने बमबारी की है और 11 लोगों की जान चली गई। ये वो रोज कर रहा है। अब जिसको जंगबंदी करनी है वो लगातार बम क्यों गिराएगा? और जब वो बम गिरा रहा है तो बदले में बम गिरेंगे। आप जानते हैं हमास ने भी हमला किया था, तेल अवीव के ऊपर मिसाइलें गिरी थी। हमास के एक आदमी ने वहां पर फिदाइन हमला किया था, उसमें कई सारे लोग घायल हुए थे। और हमास ने कहा है कि आगे वो और भी फिदाइन हमले करेगा। यानी गजा के आसपास जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ये जंग थोड़ा सा अपनी तरतीब बदल सकती है, थोड़ा सा उसका तरीका बदल सकता है, लेकिन ये जंग नहीं रुकेगी, क्योंकि न तो अमेरिका चाहता है जंग रुके और न तो इजराइल चाहता है जंग रुके। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जंगबंदी का पूरा खेल रचा जा रहा है, जंगबंदी का पूरा नाटक रचा जा रहा है। और साथ में यह कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका यह कह सके कि हम तो जंगबंदी की कोशिश कर रहे थे, हम तो सीज फायर की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने हमला करके और सारा सीज फायर बर्बाद कर दिया। यानी जिम्मेदारी ईरान के कंधे पर डाली जा सके, इसलिए ईरान के हमले को टालने के लिए यह जंगबंदी का नाटक चल रहा है, जिस बातचीत में हमास के लोग शामिल तक नहीं हैं। वरना सीज फायर तो कब का हो गया होता, सारे मामले सारी चीजों पे सहमत हो गए थे। लेकिन हर बार जब सहमति बनती है तो बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर एक ऐसी शर्त रख देता है जो हमास अगर मान ले तो वो गुलामी को स्वीकार कर लेगा, इसलिए बातचीत टूट जाती है। इस बार भी यही खेल चल रहा है। बस इसको जैसा मैंने बताया कि लंबा इसलिए खींचा जा रहा है कि ईरान का हमला रोका जा सके। तो ईरान अभी तक सीधा हमला नहीं कर रहा है, वो भी कूटनीति को समझ रहा है, लेकिन लेबनान के साथ लड़ाई तो लगातार जारी है। हालत यह है कि चाइना ने लेबनान में अपने नागरिकों के, जो उसके नागरिक लेबनान के अंदर हैं, उनसे यह कहा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वहां से बाहर निकल जाएं, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल ने हमला किया था लेबनान के ऊपर, लेबनान ने पलट के हमला किया था, जिसमें कई सारे घर तबाह हुए थे, कई सारे लोग मारे गए थे। स्थितियां कैसी हैं इसके बारे में मैं आपको इजराइल के एक रिटायर्ड मेजर जनरल का बयान बताता हूं। ये जो मेजर जनरल साहब हैं यित्ज़हाक ब्रिक, ये मेजर जनरल थे, इजराइल के, रिटायर हो चुके हैं। इनका एक आर्टिकल, एक लेख छपा है इनका हरीज नाम के अखबार में, जो इजराइल का ही अखबार है, लेकिन वो सरकार का उस तरह से गोदी मीडिया नहीं है। और ये बात पहले भी कई अखबारों में कई अलग अलग तरीकों से आ चुकी थी। ये पहली बार है कि इजराइल के किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने इतनी बड़ी बात कही है। उन्होंने जो बात कही है उसको अगर आप समझेंगे तो वो 2 या 3 हिस्सों में है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि इजराइल की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार तबाह होती जा रही है। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल की इकॉनमी लगातार तबाह हो रही है। टूरिस्ट तो आ नहीं रहे हैं, जो पहले से हैं वो बाहर जा रहे हैं। जो नॉर्दर्न एरिया खासतौर पे है, जो लेबनान के साथ बॉर्डर लगता है, वहां काम का सारा रुका हुआ है, क्योंकि लेबनान लगातार वहां पर बम बरसा रहा है और 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ के अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं। तो इकॉनमी पूरी तरह से तबाह है, इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह है।
दूसरा, इजराइल की जो सोसाइटी है उसकी कंडीशन यह है कि वो सोसाइटी लगभग सड़ चुकी है। दरअसल इजराइल की सोसाइटी देखता हूं तो मुझे अपने देश की चिंता होती है, क्योंकि हमारे देश की सोसाइटी भी मुसलमानों से नफरत के नाम पर धीरे धीरे वैसे ही सड़ती जा रही है। सोचिए, इजराइल की हालत यह है कि मैंने आपको बताया था कि वहां जिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया था उनके साथ गंदा काम हुआ, उनके साथ जिना हुआ, ये सारी खबरें खुल के बाहर आईं और इजराइल के ज्यादातर जो नागरिक हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन सैनिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। ये डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल के सैनिकों को गिरफ्तार फलस्तीनियों के साथ जिना करने का अधिकार दिया जाए। सोच के देखिए, दुनिया का कोई सभ्य मुल्क, कोई इंसानी मुल्क, कोई डेमोक्रेटिक मुल्क यह बात कर सकता है कि सैनिकों को रेप का अधिकार दिया जाए? लेकिन इजराइल के अंदर यह बात हो रही है। यह बताता है कि इजराइल एक सोसाइटी के रूप में कितनी बुरी तरह से सड़ चुका है। इजरायली नागरिकों की कंडीशन यह है, ईसाइयों के ऊपर थूकते हैं, जमीनें कब्जा करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, वहां जिस तरह की घटिया हरकतें होती हैं, बच्चों के साथ जिस तरह की चीजें होती हैं, यह कल्पना करना मुश्किल है कि बाहर से खूबसूरत दिखने वाला इजराइल का अपना समाज कितना सड़ चुका है। और तीसरी बात यह है कि यह सारी चीजें जब बाहर जा रही हैं तो लगातार एक मुल्क के तौर पर, एक सभ्यता के रूप में इजराइल की बेइज्जती हो रही है। तमाम सारे मुल्कों के हुक्मरान पैसे के लालच में या किसी और वजह से भले इजराइल को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान के पागल भक्तों को छोड़ दें तो दुनिया भर की जनता, जापान जैसे देश की जनता जहां पर इस तरह की बात बहुत कम होती है, पॉलिटिकल मामलों को लेकर सड़क पर बहुत कम निकलते हैं, वहां की जनता भी लगातार फलस्तीन के फेवर में बात कर रही है, यानी इजराइल के खिलाफ बात कर रही है। इन सारी चीजों को समेटकर मेजर जनरल इजाक ब्रिक ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही पागलपन चलता रहा तो इजराइल 1 साल के अंदर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो सकता है। अब यह बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है, अगर मैं कहूंगा तो लगेगा अरे ये तो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल इजाक ब्रिक, जो इजराइल की सेना में मेजर जनरल रहे हैं, इजराइल के नस नस को पहचानते हैं, वहां के पूरे सिस्टम को पहचानते हैं, उनका कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इस समय की पॉलिटिक्स ने ऐसी जगह इजराइल को पहुंचा दिया है कि वो साल भर के अंदर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो सकता है। यहां मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि ईरान के अंदर, वहां की टॉप लीडरशिप के भीतर यह बातचीत लगातार चल रही है कि एटॉमिक एनर्जी से जो उन्होंने खुद को अभी तक दूर रखा है, वहां के जो धार्मिक प्रमुख हैं उन्होंने यह कहा कि एटॉमिक हमारे यहां नहीं होना चाहिए, एटॉमिक बम हम नहीं बनाएंगे, उसको पलटने की बात चल रही है। यानी ईरान भी एटम बम बनाने के बहुत करीब है, यह तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अब अगर वहां अनुमति मिल गई तो जल्दी से वहां पर एटॉमिक बम भी तैयार हो सकता है। इस बात को आप मेजर जनरल इजाक ब्रिक की बात से जोड़ के देखिए कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इजराइल साल भर के अंदर तबाह हो सकता है। यह बात मैं इसलिए भी जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि यह हमारे मुल्क के लिए भी उतना ही सच है। हम तबाह तो नहीं होने जा रहे, बिल्कुल नहीं होने जा रहे, लेकिन हमारी इकॉनमी की हालत खराब है। हमारे यहां धार्मिक कट्टरपन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी मुसलमान के खिलाफ कुछ भी बोल देना आसान बना दिया गया है। अहमदनगर का एक कोई बाबा खुद को कहता है वो मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब और उनकी वाइफ के बारे में घटिया बातें करता है, और जो लोग उसकी मुखालफत करते हैं उनका घर गिरा दिया जाता है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। जिस तरह का पागलपन, जिस तरह का कट्टरपन, जिस तरह से बच्चे हमारे यहां बर्बाद हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार रेप की घटनाएं आ रही हैं, जिस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना आई और जिसमें सरकार मुलजिमों को बचा रही थी, हाईकोर्ट को दखल करना पड़ा। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारा समाज तो उधर नहीं जा रहा। कट्टरपंथ, मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे इस्लामी कट्टरपंथ हो, चाहे यहूदी कट्टरपंथ हो, कोई सा भी कट्टरपंथ हो, यहां तक कि विचारधारा का कट्टरपंथ भी हो, जिसमें अपने से अलग बोलने वाले, अपने से अलग पूजा करने वाले, अपने से अलग दिखने वाले, अपने से अलग तरह के लोगों के लिए नफरत जो है उसको देशभक्ति बना दिया जाए, वो हमेशा हर मुल्क को नष्ट करता है। तारीख उठा के देख लीजिए, तारीख गवाह है कि जहां जहां कट्टरपंथ मजबूत हुआ वो मुल्क बर्बाद हो गए। बाकी सब छोड़ दीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए कि जहां जहां कट्टरपंथी हावी हुए वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। इसलिए इजराइल के जिस हश्र की बात कर रहे हैं मेजर जनरल इजाक ब्रिक,
वो हश्र मुझे भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। इस पागलपन के पीछे एक वक्त बिल्कुल ऐसा आ सकता है जब अमेरिका और यूरोप उसकी मदद करने के हालत में ना हो, और जब ऐसा वक्त आएगा तो इजराइल इतना अकेला पड़ जाएगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी क्या होगा, हालात कैसे आगे बढ़ेंगे, जंग कैसे होगी, जंगबंदी की जो बात है उस पर कहां तक बात आगे जाएगी, ये सारा कुछ जैसे जैसे होगा मैं लगातार, जब से जंग शुरू हुई है, जब से 7 अक्टूबर की घटना हुई है, उसके बाद से मैं लगातार अपडेट्स कर रहा हूं, अपडेट करता रहूंगा। शर्त बस इतनी सी है कि आप मोहब्बत अपनी देते रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं। अगर पसंद आते हैं वीडियोस तो कमेंट जरूर करें, अगर पॉसिबल हो तो पिन कमेंट खोल के देखें, और जैसे भी हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद करें। आप अगर ये ताकत हमको देते रहेंगे तो यकीन जानिए कि जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा, हम फलस्तीन की आवाज और दुनिया भर में जहां भी जरूरत होगी वहां हक की आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।